नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ में हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। तो लेकर हाजिर हैं आपका मनपसंद शो प्रॉपर्टी गुरु, प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, मेकिंग इंडिया अफोर्डेबल। एक ऐसा शो जहां पर हर हफ्ते देश की रियल एस्टेट मार्केट पर इन डेप्थ बातचीत होती है, आपके सवाल लिए जाते हैं और उनके जवाब दिए जाते हैं। आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी हर उलझन को सुलझाने की होती है कोशिश। और आज हमारे साथ ये सारी बातचीत करने के लिए मौजूद है प्रॉप स्टोरी के को-फाउंडर आशीष महाजन। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आइए तो शुरुआत करते हैं, हमेशा की तरह थोड़ा हाल ले लेते हैं, ताज़ा हाल शेयर प्रॉपर्टी बाजार का। और इस समय जो मॉनसून है देश में वो बिल्कुल अपने प्रचंड रूप में है, उफान पर है। देश के ज़्यादातर राज्यों में भारी बारिश हो रही है, लेकिन अगर हम आपसे जानना चाहें कि प्रॉपर्टी बाजार का मौसम कैसा है तो क्या कहेंगे आप? विपिन जी, मॉनसून काफी क्या कहते हैं, फियर्स तरीके से बहुत सारे शहरों में आया है, देखने को आया है। इनफैक्ट मैं बैंगलोर में रहता हूँ। बैंगलोर में सिटी में इतनी इस बार बारिश नहीं हुई है फिलहाल। हम्म। अ, तो व्हाट ऐसा नहीं है कि मॉनसून या बारिश के कारण बहुत सेंटीमेंट टेम्पर डाउन है। हम्म। जो इशू हमें दिख रहा है बहुत टाइम से, जो चल रहा है कि न्यू सप्लाई क्रिएशन जो है वो थोड़ी स्लो है। अब उसके कई रीजंस हैं, इंक्लूडिंग रेरा अप्रूवल्स या कुछ और प्रोजेक्ट प्लानिंग। हमारे कुछ डेवलपर से बात हुआ कि बिकॉज कस्टमर के टेस्ट चेंज हो गए हम्म। हैं। 3 BHK 4 BHK इनकी बहुत प्रेफरेंस है, तो कई लोगों ने जो अपने प्लान्स बना के रखे थे अभी उनको रिवाइज कर रहे हैं और कस्टमर की जो करंट डिमांड है उसके हिसाब से ओरिएंट कर रहे हैं। तो इस सब प्रोसेस में भी काफी टाइम लग जाता है। हम्म। पर हम सब पढ़ रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि डेवलपर्स ने अपनी डेट पोजीशन को काफी नॉर्मल लेवल्स पे ले आए हैं और कैश फ्लो इनके काफी इंप्रूव हुए हैं। तो हर कोई अपने बिजनेस की गति को बढ़ाना चाहता है। जी। तो आने वाले दिनों में न्यू सप्लाई हर शहर में काफी तेजी से आएगी। और ऑलरेडी हम महीने दर महीने हायर एंड हायर सेल्स ही कर रहे हैं। मतलब वही सरप्राइजिंग है कि कोई मोमेंटम में स्लो डाउन नहीं है। इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़े, ओवरऑल जो हमने ले ऑफ्स और टेक इंडस्ट्री में थोड़ा इन्वेस्टमेंट का स्लो डाउन देखा पिछले कुछ टाइम में, लेकिन इस सब से अभी तक रेजिडेंशियल के मोमेंटम में कमी नहीं देखने को मिली है। कमर्शियल में, हाई एंड कमर्शियल जो ए ग्रेड बोलते हैं, उसकी लीजिंग में थोड़ा बहुत स्लो डाउन हुआ है, क्योंकि यूएस के जो एमएनसीज हैं वो अपने एक्सपेंशन डिसीजंस थोड़ा डिले कर रहे हैं। जैसे जो हम जी। देख रहे हैं कि इसमें इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट थोड़ा सा स्लो होता जा रहा है। इंडिया में डिमांड कुछ चीजों की कम है, पर वो वही चीजों की कम है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन में है। जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसमें ऐसा स्लो डाउन देखने को मिल नहीं रहा। हम्म। तो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट भी वहीं से आता है एक्चुअली। जी। चलिए, तो बढ़िया है जैसा आशीष जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, सरप्राइजिंगली, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे आ गए हैं अब जहां पर चीजें इंपैक्ट होनी चाहिए लेकिन वो होती हुई नहीं दिख रही। जहां तक रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की बात है तो दिक्कत भी क्या है, बढ़िया है। एक जो मोमेंटम शुरू हुआ था वो चलता चला जा रहा है। सही कह रहे हैं कि हर महीने दर महीने नए नंबर्स क्रिएट हो रहे हैं, अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, तो अच्छी बात है ये। लोगों की भी घर खरीदने में रुचि जो है वो बरकरार है। और डेवलपर भी उनके हिसाब से चीजें बनाना देना चाहते हैं। हाँ, सप्लाई का एक थोड़ा सा जो इशू है जिसकी बात कर रहे हैं, वैसे भी थोड़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्लो हो जाती हैं मॉनसून के अंदर। और फिर जो एक गैप क्रिएट हुआ है, डिमांड का जो अंदाज है वो बदल गया है, कुछ चीजें बदली है, तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन ओवरऑल मार्केट का जो मौसम है वो खुशनुमा ही बना हुआ है। चलिए, तो ये हो गया मार्केट का अपडेट। और अब बातचीत कर लेते हैं अपने कॉलर्स के साथ, उनके सवाल लेते हैं। हमारे पहले कॉलर भी आ गए हैं फोन लाइन पर, सुधीर शाह साहब मुंबई से बातचीत कर रहे हैं, जहां पिछले कुछ दिनों से जोरदार बारिश है। सुधीर जी, उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे, सकुशल होंगे। बताइए क्या सवाल पूछना चाहेंगे? हूँ मैं विपिन जी, और आप लोगों के चैनल की वजह से ही मतलब प्रॉपर्टी खरीदने के डिसीजन में काफी हेल्प मिलता है हम लोगों को, चलिए, बहुत और ही अच्छी बात है। काफी अच्छा भी चल रहा है। गुड ठीक है है, सर। तो ये मैंने ना 2018 में मतलब आपका ही प्रोग्राम देखा था, ओके। मेरा इंपीरियम राइज, जो ओके। हिंदेवाड़ी फेज 2 पे है, विप्रो सर्कल पे। ठीक है, हमें 2021 में मिला हमें पोजीशन। ओके। लेकिन उसके बाद जो रेंटल यील्ड आना चाहिए वो प्रॉपर आ नहीं रहा। ओके। और बिल्डिंग में देख रहे हैं ना 50% के आसपास वो बिल्डिंग और ऑफिस ऑक्युपाइड हुए हैं, और रेंटल बढ़ नहीं रहे। मतलब वो चीज है ना, उतना अच्छा नहीं चल रहा है अभी। तो ओके। वो हमें कब तक ये ठीक होगा, क्योंकि वो लोकेशन बहुत सही है,
आईटी के सारे पार्क्स आजू बाजू में है ना, सारे बड़े कंपनीज है वहां पर, जी। बट स्टिल जो रेंटल यील्ड है वो जो आना चाहिए था वो नहीं आ रहा। अच्छा उसके लिए सवाल आप है, क्या बिल्कुल क्या बिल्कुल सकते बढ़िया सवाल है आपका। गेरा इंपीरियम हिंजवाड़ी में है, बिल्कुल आईटी हब है, दिल है आईटी का, और वहां पर एक प्रोजेक्ट भी अच्छा है। इसकी बातचीत पहले हुई हमारे यहाँ पर शो पे, आप सही कह रहे हैं। तो आशीष जी, इनका सवाल बड़ा एक लाजमी सा है कि इन्होंने इन्वेस्ट किया तो ऑफिस ऑक्यूपेंसी भी जो वहां पर है इस बिल्डिंग के अंदर वो हाफ के आसपास है, और जिस रेंटल की ये उम्मीद कर रहे थे वो उन्हें नहीं मिला है अभी तक। तो क्या कारण आपको नजर आते हैं? क्या सप्लाई बहुत ज्यादा है, या जो अभी आपने थोड़ी देर पहले ही कहा कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, खासतौर पे जो आईटी, क्योंकि पूरा एक्सपोर्ट ही है हमारा, वहां पर जो स्लो डाउन है उसका इम्पैक्ट इनका नजर आ रहा है, क्या कारण है? विपिन जी, बिल्कुल वो सब फैक्टर्स तो आते ही हैं कंसिडरेशन में, पर देखिए कमर्शियल में कई सेगमेंट रहते हैं जो इनके प्रोडक्ट की हम बात करते हैं। देखिए, एक तो हम जो आईटी पार्क और बड़े ऑफिसेज जैसे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में देखते हैं कि एक एक बिल्डिंग कई मिलियन स्क्वायर फीट की हो सकती है, और दूसरी तरह के जो ऑफिस स्पेसेस होती हैं जो थोड़े छोटे साइज के होते हैं, और छोटे छोटे ऑफिसेस उधर वहां पे खुल सकते हैं, जैसे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस, एक डॉक्टर का ऑफिस, या और कुछ सर्विसेज हैं जैसे हाँ एडवाइजर का ऑफिस, राइट। तो ये जो गेरिया एम्पीरियम राइज है, ये उस तरह की बिल्डिंग है। ये हिंजेवाड़ी में थोड़ा अंदर जाके, एज एन हिंजेवाड़ी itself बहुत बड़ा आईटी पार्क है जैसे इन्होंने भी कोट किया, पर हिंजेवाड़ी में फेज 1 फेज 2 फेज 3 ऐसे करते करते जब आप हाईवे से अंदर जाते हैं तो आप काफी हाईवे से काफी दूर चले जाते हैं, तो 4 to 5 किलोमीटर्स इंटीरियर में जाके, तो जब उस एरिया की रिहाइश बढ़ेगी, वहाँ की जो एक्टिविटीज हैं, वहाँ पे बिजनेस अपार्ट फ्रॉम टेक पार्क्स जब टेक ऑफ करेंगे, मैं खुद वहाँ पे मेरा रिसेंटली ट्रैवल भी किया था, तो जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी इस तक आते आते कम हो जाते हैं। तो पर बात यह है कि ये मेट्रो लाइन के आसपास पास में आ रहा है, एकदम पास में है। गेरा एक लीडिंग डेवलपर है पुणे के, तो उन्होंने प्रोडक्ट अच्छा बना के दिया है, लेकिन वहां तक एक स्ट्रेट लाइन कमर्शियल एक्टिविटी अभी पूरी तरह आई नहीं है। तो आने वाले सालों में जब मेट्रो कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, जो मैंने आपको बोला कि हिंजेवाड़ी के इंटीरियर में रिहाइश बढ़ जाएगी, तो डेफिनेटली ये गेन करेंगे यील्ड पे। इस तरह के ऑफिसेज में 6-7% आ सकता है इनको रेंटल यील्ड। एक और चीज जो ऑप्शन ये देख सकते हैं, आई डोंट नो कितना बड़ा इनका स्पेस है, ये मे बी ये सबलेट करें किसी को वर्किंग प्लेयर को, और वो आगे मतलब लीजिंग करें। तो ऐसे ऑपरेटर्स के थ्रू आप ऑपरेट कर सकते हैं, उसमें आपकी इनकम थोड़ी बढ़ सकती है। तो ये सब पहलू हैं इसके ऊपर, मतलब जो ये जी ठीक है। इवेलुएट कर तो सकते हैं। आपका कहना सही भी है कि हिंजवाड़ी नो डाउट एक बड़ा आईटी हब है, लेकिन उसके भी क्योंकि उसका साइज इतना बड़ा है तो उसके जो अलग अलग पोर्शंस हैं, पार्ट्स हैं, या उसके सेक्टर्स हैं, उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। तो सुधीर साहब, इसमें यही है कि थोड़ा वक्त इसको दीजिए ज़रूर, और जैसे जैसे एक्टिविटी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आई थिंक, और क्योंकि ये एक अलग टाइप का, एक छोटे ऑफिस का एक बिल्डिंग है, तो आपको वो रेंटल्स बढ़ते हुए भी दिखाई देंगे, क्योंकि नो डाउट एक बढ़िया एरिया ये है। और एक और तरीका जो आशीष जी बता रहे हैं कि आप उसे सब लीज पे दे दें, किसी और के साथ उसे शेयर कर लें, उस तरीके की चीज़ें भी आप करके देख सकते हैं अगर आपको थोड़ी यील्ड जल्दी बढ़ानी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन निश्चिंत रहिए, आप देर सवेर उसमें आपको मनचाही यील्ड भी नजर आएगी, जो 7 से 8% या 6 से 7% हम इस तरह के ऑफिस स्पेसेस में देखते हैं। चलिए, तो ये सुधीर जी के लिए सलाह होगी। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब शोभित सिंह अगले कॉलर है हमारे, बंगलुरु से कॉल कर रहे हैं। शोभित जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, क्या पूछना चाहेंगे? हाँ जी, धन्यवाद। मेरा सवाल बेंगलोर की प्रॉपर्टी एसेट्स एटमॉस एंड ऑरा करके है। ओके। ये प्रॉपर्टी एयरपोर्ट के पास है, शेट्टीगेरे देवनहल्ली से पहले। तो इसका प्लॉटिंग लैंड है, तो प्लॉटिंग लैंड का कॉस्ट, स्टार्टिंग कॉस्ट अराउंड 70 लाख है एंड एरिया इज 1200 स्क्वायर फीट। ओके। तो मुझे जानना है, एक तो प्रॉपर्टी जो एसेट एटमॉस एंड एरा, ये कैसे बिल्डर है, कितने रेपुटेटेड है, एंड सेकंड दैट प्राइस जेन्युइन है या ज्यादा है? ओके, ठीक है। अच्छा लगता है जब ऐसे सवाल आते हैं आशीष जी, और ये बंगलुरु मतलब वापी का शहर, और वहां पर अक्सर हम देखते हैं कि प्लॉट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। आमतौर पे अब जितने भी मेट्रोज हैं वहां प्लॉट की बातें तो बंद हो गई हैं, सब हाई राइज की बात करते हैं, लेकिन बंगलुरु से सवाल आते हैं, राइट। तो ये एसेट एटमॉस ऑरा,
यहाँ पर 1200 स्क्वायर फीट का प्लॉट देख रहे हैं, 70 लाख में इन्हें ये ऑफर हो रहा है। कैसा है ये पूरा प्रोजेक्ट, डेवलपर और ये वैल्यू मतलब जो प्राइस इन्हें लगा रहा है, कोई आपकी सलाह इस पर? तो बैंगलोर एयरपोर्ट एक ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और उसके अराउंड अब गवर्नमेंट का बहुत ध्यान है कि वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज और बढ़े, आईटी एक्टिविटीज भी आए। तो ये जो प्रोजेक्ट है, पहली बात इनका सवाल था एसेट्स। एसेट्स बैंगलोर के टॉप 10 डेवलपर्स में आते हैं, तो इनकी डिलीवरी वगैरह का ऐसा कोई इशू नहीं है। दूसरा, शेट्टीगेरी एयरपोर्ट के बहुत करीब है। अभी वहां तक पहुंचना, थोड़ा रोड जो ले जाती हैं इस प्रोजेक्ट तक वो बहुत नैरो है, बट आई एम श्योर आने वाले दिनों में कुछ ब्रिजेस वगैरह क्रिएट होंगे और आप हाईवे से यहाँ तक पहुंच पाएंगे। और एयरपोर्ट रोड ही बैंगलोर में अब 4-5 हो चुकी हैं। मतलब एक तो है बेलारी रोड, जिसको जो मेन हाईवे, उसके अलावा कई और सारे छोटे रोड्स हैं जो एयरपोर्ट रोड की तरह ही डेवलप हो रहे हैं। तो दे ऑल विल कम क्लोज टू दिस प्रॉपर्टी, के पास से ही निकलेंगे। एक इनके लिए जो पॉजिटिव बात है कि इस प्रॉपर्टी की लोकेशन पे ही टाटा की एक बहुत बड़ी टाउनशिप आ रही है और उसका कुछ पार्ट वो सेल भी कर चुके हैं, और बिरला की भी एक टाउनशिप आ रही है। मतलब इसके गेट के जस्ट सामने आप बोल सकते हैं। तो अगर इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने वहां पे इन्वेस्ट किया है तो एक अच्छी लोकेशन है। जो भाव ये बोल रहे हैं अबाउट 5,500 to 6,000 पर स्क्वायर फीट, इसके ऑपोजिट साइड ऑफ हाईवे में भी इसी तरह के 5,000, 4,500, बिल्डर और ओवरऑल ऑफरिंग पे डिपेंड करता है। अदरवाइज कुछ मिड रेंज के डेवलपर्स हैं वो और सस्ते में ऑफर कर देते हैं। तो यही रेट चल रहा है और मेरे ख्याल से पिछले 1-1.5 साल में इस प्रॉपर्टी का भी जो आस्किंग प्राइस है वो 15-20% से बढ़ चुका है। एंड अब शायद बिल्डर के पास उतना यूनिट्स होगा भी नहीं। तो कुल मिला के शोभित साहब बढ़िया है सब कुछ, सारा डिटेल बता दिया यहाँ पर आशीष जी ने। तो गो हेड है एक तरीके से, अगर आपको पसंद आ गई प्रॉपर्टी तो प्राइस भी ठीक है, लोकेशन भी ठीक है, आगे जाके इसकी कनेक्टिविटी और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक होता नजर आएगा। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बातचीत और सवाल जवाब दोनों जारी रहेंगे। वेलकम बैक, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। आशीष जी हमारे साथ बने हुए हैं, तो चलिए फटाफट इस सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं। अजय अरोड़ा दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अपना सवाल लेकर। अजय जी बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, क्या सवाल रहेगा आज आपका? हाँ जी, मैंने ना 2008 में, मैं दिल्ली में रहता हूँ, 2008 में पार्श्वनाथ ने मेरे से 5,80,000 लिया था। ओके 300 गज के प्लॉट के लिए सोनीपत में। ओके तो उसके बाद से जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम 1 साल में आपको ये प्लॉट दे देंगे, तो वो 1 साल ही अभी तक नहीं आया है। 15 साल हो गए हैं। और मैं एक तो जानना चाहता हूँ क्या करना चाहिए इसके लिए। और बीच में मैं उनके ऑफिस भी गया तो उन्होंने मुझे बार बार यही कहा कि हम देंगे देंगे, लेकिन काफी टाइम हो गया। अभी मैं लास्ट मंथ गया तो उन्होंने मुझे एक फ्लैट ऑफर किया है। जो अच्छा कोई थर्ड पार्टी वहां बना रही है, ओके जिसकी अमाउंट वो 42 लाख मांग रहे हैं, 1265 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। हाँ हाँ तो मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए उसमें? अच्छा, अब वो आपको आपके प्लॉट के बदले एक फ्लैट ऑफर कर रहे हैं और बाकी वो जो प्लॉट, हाँ हाँ जी, वो कह रहे हैं कि प्लॉट जो था आपको जो देना था, अब इस टाइम 15 ईयर्स के बाद मुझे वो बोल रहे हैं कि जो प्लॉट आपको देना था वो गवर्नमेंट ने हाईवे के लिए हमारी जगह एक्वायर कर ली है, तो हम नहीं दे पाएंगे। या तो आप लीगली अपना रिफंड लो, और पर वो आपको या रिफंड फिर देने के लिए तैयार है? वो कह रहे हैं लीगल ऑप्शन से ही आना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। लीगल ऑप्शन के मायने मतलब क्या है उसका मतलब? मतलब आप केस फाइल करो। ओहो अच्छा, और कंपनी उसके खुद ही according- आपसे कह रही है कि आप केस फाइल कीजिए और हमसे रिफंड लीजिए। जी अफसोस होता है इस तरह की चीजें। अब चूंकि ये 15 साल पुराना मामला है, बहुत हुआ रियल एस्टेट में और इसीलिए रियल एस्टेट काफी बदनाम हुआ, डेवलपर्स भी इसीलिए शंका की निगाह से देखे जाते हैं। लेकिन अब काफी चीजें बदली हैं, लेकिन हाँ पुराने पाप धुलते धुलते तो वक्त लगता है। आशीष जी अब क्या किया जा सकता है इनके केस में, क्योंकि यहाँ तो सीधा डेवलपर ही कह रहा है कि आप जाइए हम पे केस कीजिए, या फिर एक वो ऐसा ऑफर दे रहे हैं कि एक फ्लैट ले लीजिए और 40 लाख रुपए और मांग, तो काफी, और पूरा 15 साल बीत गया इस चीज को। अब ये कहते हुए मुझे भी ठीक नहीं लगता है, क्योंकि बहुत लोग दिल्ली एनसीआर, इनफैक्ट हर सिटी में, पर दिल्ली एनसीआर में कुछ ज्यादा
इस प्रॉब्लम से गुजरे हैं कि उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और वो फिर उनके इन्वेस्टमेंट उनके पीछे ही रह गई। मतलब अलग अलग मीडियम से आप रेजोल्यूशन पाने की कोशिश कर रहे हैं। अनलाइक अनडाउटेडली लीगल प्रोसेस इज रिक्वायर्ड, पर अकेले लड़ पाना हर एक के दम नहीं होता है। हमने फिर भी कई केसेस सुने हैं कि लोग अकेले जजमेंट्स लेने में सक्सेसफुल रहे हैं। बेस्ट ऑल्टरनेटिव यही है कि ना केवल ये, कुछ और ग्रुप ऑफ बायर्स होंगे इसी प्रोजेक्ट में जो इस प्रॉब्लम से निकले होंगे, तो उनके साथ भी उनको कंसल्ट करना चाहिए और हो सके तो साथ में ही लिटिगेशन करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, अब देखिए थर्ड पार्टी क्या प्रोडक्ट बना रहा है या बन चुका है। अगर रेडी टू मूव इन है, वो जाके उसकी कंडीशन वगैरह देख के जज कर लें, तो एक तरह से तो यही है कि अगर वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उस पे 40 लाख इनको देना है, तो 60 लाख इनका है। अगर पॉसिबल है तो उसे सेल करने की कोशिश करें और 60 लाख ले लें। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कुछ ऑप्शंस है। तो सेक्टर बहुत कंसोलिडेट हो गया है। फ्लाई बाय नाइट डेवलपर बोलते थे हम इनको, जो डिलीवरी नहीं कर पाए। पार्सनाथ तो स्टॉक मार्केट्स तक पहुंचा, जी लेकिन फेल हो गया उसके बाद। तो इन दोनों ऑप्शंस के बीच में इनको देखना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए कुछ लोगों से जो इस प्रोजेक्ट में हो। नहीं तो एक बार वो जो प्रोजेक्ट इनको ऑफर होगा वो रेडी टू मूव इन है, तो उसकी होपफुली रीसेल वैल्यू कुछ होगी। तो अजय अरोड़ा साहब देखिए, हाँ थोड़ा ये मामला फंसा हुआ है, इसका जवाब भी इतना आसान नहीं होगा। एक तो यही है कि आप लड़ाई लड़े और भी लोगों को साथ में ले लें, इनफैक्ट वो ग्रुप्स भी आपने ज्वाइन किए ही होंगे जहां और ऐसे लोग हैं, वो भी इतना आसान नहीं है। लेकिन ये जो दूसरा ऑफर है कि वो आपको एक फ्लैट ऑफर कर रहे हैं जिसमें आपको 40 लाख रुपए, अगर देख लीजिए समझ लीजिए कि वो रेडी टू मूव इन है, उसकी कोई रीसेल वैल्यू है, तो वहां जरूर आप एक 40 लाख डाल के कुछ और रिटर्न में पैसा अगर इस तरीके का आ जाए, आपको लगता है कि भाई 5 लाख मेरे वहां एडजस्ट हो जाएंगे और मेरे लिए एक फ्लैट हो जाएगा, अगर आपके लिए मुफीद है वो चीज, तो आप जरूर कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी पूरा छानबीन करके, ऐसा ना हो कि अपने आप 40 लाख और अटका लें। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा इसी तरह से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और हमें अफसोस है, हम बार बार यही कहते हैं कि बहुत लोगों के एक समय में रियल एस्टेट में पैसे फंसे और वह आज तक पछता रहे हैं, या फिर कि 5 लाख ही आपका नुकसान हुआ, कोई फ्लैट में आपने पैसे नहीं लगाए, ये प्लॉट ही था जहां से 5 लाख का लॉस आपको बियर करना पड़ेगा। फिर भी उम्मीद है, उम्मीद की किरण है यहाँ पे, ऑप्शन थोड़े और टटोल लीजिए, एक बार आप चाहें दोबारा हमसे बातचीत कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद और कुछ और सवाल, थोड़ी और बात। वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर जारी है प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। फटाफट कुछ और सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ हैं अब अमित बंसल साहब, नई दिल्ली से कॉल कर रहे हैं हमें। बंसल साहब बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी गुरु में, आपका क्या सवाल पूछना चाहेंगे आज? नोएडा गुड़गांव के अंदर नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के अकॉर्डिंगली कोई इन्वेस्टमेंट करना हो 1 से 1.5 करोड़ रुपए या 3 BHK का, तो ये प्योरली आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं अमित जी? जी सर। इन फ्यूचर शिफ्ट भी हो सकते हैं, बट प्रॉपर्टी अच्छी हो, रिटर्न भी आ जाए और बिल्डर भी अच्छा हो, दोनों। बढ़िया बढ़िया, यही सारी चीजें हमें जाननी होती है। 1 से 1.5 करोड़ का बजट, नोएडा और गुरुग्राम दोनों ही ऑप्शन इन्होंने खुले रखे हैं। आशीष जी, 3 से 4 साल में पोजीशन मिल जाए, ऐसी प्रॉपर्टी, कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिले, रहने के लिए भी अच्छा हो, मतलब वो सारी चीजें जो एक निवेशक चाहता है। 1.5 करोड़ के अंदर 3 बेडरूम गुड़गांव में तो बहुत मुश्किल है, जो प्रोमिनेंट एरियाज हैं। बट गुड़गांव के जो सोना करके लोकेशन है वहां पे एक्सप्लोर करे जा सकते हैं। जैसे आशियाना ग्रुप है वहाँ पे, एल्डेको है, और द्वारका एक्सप्रेसवे जो एक हॉट मार्केट की तरह माना जाता है, वहाँ पे सिग्नेचर ग्लोबल के कुछ फ्लोर्स इनको मिल सकते हैं। मतलब मैं ऐसे डेवलपर्स का बता रहा हूँ जो थोड़े रिलायबल हैं। उसके अलावा नोएडा में सेक्टर 150 एक जो मेरे ध्यान में आता है, प्राइम द्वारका, सॉरी नोएडा है वो, और सेक्टर 150 में एल्डेको ग्रुप है। बाकी इस समय मेरे ख्याल से अवेलेबिलिटी और सब प्रोजेक्ट्स में नहीं रहेगी, बट वहाँ 3 BHK डेफिनेटली एल्डेको लिव बाय द ग्रीन्स करके एक प्रोजेक्ट है, उसमें मिल सकता है। उसके अलावा मतलब इन दोनों ही शहरों में ये है कि ग्रोथ ड्राइवर्स काफी इंटैक्ट हैं। और एल्डेको जो मैं आपको सेक्टर 150 नोएडा बोल रहा हूँ, एक तो स्पोर्ट्स सिटी की तरह बन रहा है, दूसरा एयरपोर्ट, जो जेवर एयरपोर्ट है वहाँ से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। और टॉप डेवलपर्स जैसे टाटा, एस ग्रुप, गोदरेज, ये सब सारे सेक्टर 150 के अंदर प्रेजेंट है। बट उनके पास शायद इस वैल्यू में कुछ प्रोडक्ट होगा नहीं इस समय, तो जितना है मैंने वो आपको बताया। ठीक है,
तो बंसल साहब, दोनों ही नोएडा हो गुरुग्राम हो, आपके बजट में जो भी प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं और जो एरिया आ सकते हैं वो आशीष जी ने आपको बता दिए। एक बार अगर हमारी सलाह ये होगी, जाके खुद से देखें, खुद देखें, आंख से देखें तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये फाइन ट्यून ज़रूर कर लीजिए थोड़ा आप, बाकी कुछ और एक बार आप जीरो इन कर लें कि हाँ ये 2 प्रोजेक्ट हो गया या 1 प्रोजेक्ट हो गया, उसमें क्या करना है वो आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज का समय तो यहाँ समाप्त हो रहा है। जाने से पहले हम आशीष जी आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और रियल एस्टेट पर हमसे इन डेप्थ बातचीत की। तो बहुत शुक्रिया आज कार्यक्रम को ज्वाइन करने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत आभार। आप हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम आपके भेजे हुए तमाम सवालों का सेटिस्फैक्टरी जवाब दे पाते हों। कोशिश तो हमारी यही रहती है। तो चलिए, अगर और कोई सवाल है मन में तो pg@moneycontrol.com आपको पता ही है, ईमेल हमें इस पर डाल दीजिए और बस अपना फ़ोन नंबर लिख दीजिए, बाकी हम पर छोड़िए। तो बारिश का मौसम है, अपना ध्यान रखिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए